आज बात करते हैं लाइट की, और ख़ास तौर पर उसके सीधी रेखाओं में चलने वाले व्यवहार की, जिसे रे ऑप्टिक्स कहते हैं। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझेंगे कि लाइट कैसे मिरर्स और लेंसेज के साथ इंटरैक्ट करती है। बिल्कुल। मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसी घटनाओं को थोड़ा करीब से जानेंगे। बिल्कुल। ये देखने में भले सरल लगे, पर ये प्रिंसिपल्स फंडामेंटल फिजिक्स का हिस्सा है। हाँ। और हमारे आसपास की कई चीजों जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का आधार भी है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि कैसे कुछ आसान से नियम लाइट के इतने सारे बिहेवियर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फिर रिफ्लेक्शन से शुरू करते हैं। जब लाइट किसी सतह से टकराकर वापस आती है, हाँ, इसके पीछे के क्या नियम हैं और ये स्फेरिकल मिरर्स कॉन्केव और कॉन्वेक्स वाले ये कैसे काम करते हैं। हाँ। रिफ्लेक्शन के दो बहुत ही सीधे नियम हैं। पहला, जिस एंगल पर लाइट आती है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ। उसी एंगल पे वापस जाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दूसरा, आने वाली रे मतलब इंसिडेंट रे, जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे, और सतह पर खींचा गया नॉर्मल, हाँ। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन में, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स की बात करें तो कनकेव मिरर्स लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा करते हैं, यानी कन्वर्ज करते हैं। कन्वर्ज, हाँ। और कॉन्वेक्स मिरर्स फैला देते हैं, यानी डाइवर्ज करते हैं। डाइवर्ज करते हैं, अच्छा। इसमें एक खास बात है, फोकल लेंथ f और रेडियस ऑफ कर्वेचर r का रिश्ता। f = r2। f = r2 ये बताता है कि फोकस पॉइंट कहाँ होगा। हाँ, मतलब फोकस पॉइंट गोले के सेंटर ऑफ कर्वेचर से आधी दूरी पर होता है। अच्छा, और वो जो मिरर इक्वेशन है जो ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकल लेंथ को रिलेट करता है, उसका क्या मतलब है? हाँ, वो इक्वेशन है 1v + 1u = 1f। ये असल में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और मिरर की फोकल लेंथ f के बीच का क्या कहते हैं गणितीय संबंध है। ठीक है, 1v + 1u = 1f। हाँ, ये हमें बताता है कि मिरर की शेप f और ऑब्जेक्ट की पोजीशन u के हिसाब से इमेज कहाँ v बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी? बड़ी, छोटी, सीधी, उल्टी? उसके लिए है लीनियर मैग्निफिकेशन m। अच्छा, m = -vu। ये बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी बड़ी या छोटी होगी, और सीधी इरेक्ट होगी या उल्टी इन्वर्टेड। अच्छा, -vu। हाँ, और इन कैलकुलेशंस के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका अपनाना पड़ता है जिसे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मतलब दूरियां नापने का तरीका। बिल्कुल, ताकि दूरियों और दिशाओं में कोई गड़बड़ ना हो। ये तय करता है कि कौन सी दूरी पॉजिटिव लेनी है और कौन सी नेगेटिव। समझ गया। तो ये तो हुई टकराकर वापस आने की बात, पर लाइट जब कांच या पानी जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती है तो मुड़ क्यों जाती है? मेरा मतलब है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है। हाँ, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो स्पीड बदलने के कारण वो अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ जाती है। इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और कितना मुड़ेगी ये कैसे पता चलता है? ये स्नेल्स लॉ बताता है। sin I sin r = n/1। sin I sin r = n/1। इसमें I और R तो एंगल्स हो गए। हाँ, I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और n/1 है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के मुकाबले। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में बताता है कि उस मीडियम में लाइट कितनी धीमी हो जाती है या कितना मुड़ती है। अच्छा। अगर दूसरा मीडियम ज्यादा डेंस है n/1 तो लाइट नॉर्मल की तरफ झुकती है। नॉर्मल की तरफ। और अगर कम डेंस यानी रेयर है तो नॉर्मल से दूर हटती है। दूर हटती है, ठीक है। और इसी से जुड़ा एक और फिनोमेना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। हाँ, TIR। ये कब होता है? TIR एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। ये तब होती है जब लाइट किसी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करती है। जैसे कांच से हवा में? बिल्कुल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एक खास एंगल, जिसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं, IC से ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल। हाँ, उस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो लाइट दूसरे मीडियम में जाने के बजाय पूरी की पूरी वापस उसी डेंस मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। पूरी रिफ्रैक्ट नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस एंगल पर रिफ्रैक्शन संभव ही नहीं हो पाता।
लाइट इतनी ज्यादा मुड़ जाती है कि वापस ही आ जाती है। अच्छा, इस क्रिटिकल एंगल के लिए साइन IC इज इक्वल टू n/1 होता है, जहां n/1 रेयर मीडियम का इंडेक्स है डेंसर के सापेक्ष। कमाल है। इसकी कोई एप्लीकेशन? हाँ, सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर्स। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर्स। उनमें लाइट सिग्नल्स बिना ज्यादा लॉस के इसी TIR की वजह से हजारों किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर पाते हैं। वाह, मतलब लाइट को ट्रैप किया जा सकता है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब अंत में लेंसेज की बात करते हैं जो रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, लेंसेज असल में रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल को कंट्रोल करने के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे डबल कॉन्वेक्स लेंस जो कन्वर्जिंग होता है। हाँ, कन्वर्जिंग, या फिर डबल कॉन्केव लेंस जो डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग। ये अपनी कर्व्ड स्फेरिकल सर्फेसेस से लाइट को मोड़ते हैं। जैसे मिरर्स के लिए इक्वेशन था, वैसे ही थिन लेंसेज के लिए भी है। 1/v - 1/u = 1/f। अच्छा, यहाँ माइनस साइन है। 1/v - 1/u = 1/f। हाँ, मिरर्स में प्लस था, लेंसेज में माइनस। ये बताता है कि लेंस से इमेज कहाँ और कैसी बनेगी। और लेंस की ताकत? पावर। हाँ, लेंस की पावर मतलब वो लाइट को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, उसे P = 1f कहते हैं। P = 1f। और इसे डायोप्टर्स D में नापते हैं। डायोप्टर्स, चश्मे के नंबर जैसे। बिल्कुल, यही सिद्धांत सिंपल माइक्रोस्कोप में काम आता है, जहां एक कन्वर्जिंग लेंस छोटी चीजों की बड़ी वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज। अच्छा, हाँ, और उसका मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी रे ऑप्टिक्स की दुनिया की एक झलक, रिफ्लेक्शन से लेके रिफ्रैक्शन, TIR और लेंसेज तक। हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारी देखने की क्षमता से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हर जगह काम आ रहे हैं। बिल्कुल। रे ऑप्टिक्स प्रकाश को समझने का एक बहुत पावरफुल, हालांकि सिंप्लीफाइड तरीका है। हाँ, ये हमें बहुत कुछ समझने में मदद करता है, पर ये याद रखना जरूरी है कि असल में लाइट का वेव नेचर भी होता है। वेव नेचर। हाँ, जो कुछ और फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है। तो रे ऑप्टिक्स एक अप्रोक्सीमेशन है एक तरह से। अच्छा, तो फिर श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, क्या आप सोच सकते हैं कि वो कौन सी स्थितियां होंगी हाँ, जहां रे ऑप्टिक्स का ये सरल मॉडल शायद काफी ना हो और हमें लाइट के वेव नेचर के बारे में सोचना पड़े? बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि कब ये सिंप्लिफिकेशन काम नहीं करता।